हाथ में और लग गई है, पता नहीं नहीं पूरी ऐसी हो रही है, बिल्कुल पता। आज के तीसरे दिन के इस लेक्चर में जो जल हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हम लोगों ने प्रारंभ में बात की थी कि जल क्या होता है, और उसमें कठोर जल, मृदु जल दो प्रकार के होते हैं। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? कठोरता हमारी दो तरह की होती है, अस्थाई और स्थायी कठोरता। जिसमें ये कठोरता को हम कैसे पहचाने, तो जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है वो होता है कठोर जल, और जो साबुन के साथ झाग देता है वो मृदु जल। कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट के कारण होती है। जल की कठोरता क्रमांक को निकालने के लिए हम लोग जल में विद्यमान जितने भी विलेय या घुलनशील यौगिक होते हैं उन सबका हम अवभार निकालते हैं, और उनके अवभार को कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांक निकालते हैं, यानी 100 के तुल्यांक निकालते हैं। इसी आधार पर हमारा जो जल का जो हार्डनेस है यानी कठोरता का जो मापन होता है वो 4 इकाइयों में होता है। उन 4 इकाइयों में हम लोगों ने सीखा पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें 10 की घात 6 भाग में अगर 1 भाग कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता है तो वो 1 फ्रेंच कलर कहलाती है। इसी तरह 1 लीटर में अगर 1 मिलीग्राम घुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य है तो 1 मिलीग्राम पर लीटर, और अगर वही 70,000 भाग में अगर 1 भाग हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है तो डिग्री क्लार्क, वही 1 लाख भाग में अगर 1 भाग है तो वो डिग्री फ्रेंच। 4 तरह से हम लोगों ने मापा और उनमें रिलेशन भी देखा। 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम पर लीटर, या 0.1 डिग्री फ्रेंच और 0.07 डिग्री क्लार्क। कुछ प्रश्न भी किए छोटे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य निकालते हैं। किसी भी यौगिक का जो हमारा कठोरता दी होती है जो जल में पाई जाती है उसको कैल्शियम कार्बोनेट के अवभार के बराबर करके हम तुल्यांक निकाल लेते हैं, और फिर जितनी उपस्थित है उतनी मात्रा में निकाल लेते हैं। तो अवभार और अनुभाग से निकाल करके इस तरह कई क्वेश्चन किए गए, जिसमें जल की कठोरता में हमारा विभिन्न प्रकार के अगर घुलनशील यौगिक है तो हम लोग एक टेबल की सहायता से उसको ज्ञात करते हैं, जो कि आसान हो जाता है। टेबल की सहायता हमने बताया था कि एक कॉलम और हम बढ़ा लेते हैं फ्रैक्शन का, जिसमें फ्रैक्शन में 100 बटे यौगिक का उभार, 100 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का उभार है, 100 बटे यौगिक का उभार हर एक के साथ कर देते हैं। जैसे इस उदाहरण में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट है, इसके उभार 162, 146, 136 है। तो एक कॉलम यहाँ और बनाएंगे और वहां लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का फ्रैक्शन 100/162 पहले कॉलम में, दूसरे में हो जाएगा 100/146 और तीसरे में हो जाएगा 100/136। जितनी घुलित मात्रा उसमें मल्टीप्लाई करके कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सबको जोड़ देंगे तो कुल कठोरता आ जाती है। सर चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर बेटा वाटर है हम लोगों का ये। अच्छा ओके सर, वाटर, थैंक यू सर। वाटर का अभी तीसरा दिन, अभी 2 दिन और चलेगा, 5 दिन का है ये चैप्टर, 5-6 दिन चलेगा ये। तो अभी इसमें हमने जब कुछ और एग्जाम्पल किए थे तो इसमें हमने देखा कि 5 प्रकार के जो घुलित लवण है और उनकी घुलित मात्रा दी गई है, अवभार हमने निकाल लिया। इसके बाद एक कॉलम और बनाया, फ्रैक्शन का निकाला 100/162, 100/146। जितनी मात्रा घुलित दी गई सबका मल्टीप्लाई करके एक इक्विवेलेंट निकाल लिया कैल्शियम कार्बोनेट। हमने बताया था कि यहाँ पर ये इस तरह का एक क्वेश्चन हर साल आता है और पूछा जाएगा इस साल भी। इसमें अब यह है कि क्वेश्चन करने का तरीका यही है, उसमें पूछने का तरीके 3 है। जैसे आपसे पूछ लिया जल में कुल कठोरता, तो सबको जोड़ दिया। जल में स्थायी और अस्थायी अलग अलग निकालिए। अस्थायी केवल कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, उनको जोड़ लिया अलग, अस्थायी आ गई। बाकी जो बचे उनको अलग जोड़ लिया तो स्थायी आ गई। या ये भी हो सकता है कि जो कुल कठोरता आई उसको डिग्री फ्रेंच में निकालिए, डिग्री क्लार्क में निकालिए, इस तरह से चेंज कर लिया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहाँ से जो पेज है जो मैंने आपको शेयर किया है पीडीएफ, यहाँ दिख रहा होगा सभी को। जल की कठोरता का निर्धारण ईडीटीए विधि और ओहेनर विधि, ये हमारा प्रैक्टिकल के लिए है बेटा। इसका उपयोग कम आता है, पहले पूछा था अभी प्रैक्टिकल में है, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे।
ओके EDTA सर। मेथड से कठोरता निकालेंगे और ओ हेनर मेथड, ये पूरा पेज जो है पूरा कैसे विलयन बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब को हम लोग अभी छोड़ रहे हैं ओ हेनर मेथड भी, क्योंकि ये पेड का सिलेक्टेड है इसलिए। इसके सारे क्वेश्चन भी हम लोग छोड़ते हैं कि क्वेश्चन इसके नहीं आते ज्यादातर। अब यहाँ से हम जो आज का जो लेक्चर है ये हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से संभवतः एक क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आ जाता है। क्वेश्चन का प्रकार क्या होगा कि जल में पाई जाने वाली कठोरताओं में स्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता को किस प्रकार या किन विधियों से दूर करते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित दो विधियों या कोई दो विधि का वर्णन करते हुए रासायनिक समीकरण देते हुए अस्थायी और स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि लिखिए। कल हमने कुछ वीडियो आपको दिखाए थे, उसमें आपने देखा था आयन विनिमय रेजिन विधि और जियोलाइट विधि, परमिटेड विधि। आज आपको सोडा लाइम विधि भी आपको दिखा दी जाएगी और बताएंगे भी। उससे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा रीडिंग करा दूं। हमारी जो विधियां हैं, देखिए सोडा लाइम विधि में हमारा लाइम भी आता है और सोडा विधि दोनों एक साथ आता है। क्लार्क विधि एक तरह से इसमें शामिल होता है। तो लाइम पहली चूना होता है ना सर? जी चूना होता है ना लाइम? हाँ, नहीं चूना लाइम को बोलते हैं और सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट को। ओके सर। NaCl को? नहीं, Na2CO3। ओ सर Na2CO3, हाँ कार्बोनेट CO3 होता है। थैंक यू सर। अब देखिए क्लार्क विधि में हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस और चूना CaOH का होल ट्वाइस, जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और पानी अलग हो जाता है। ये हमारी अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। यानी अगर लाइम मिला दिया जाए पानी में तो अस्थायी कठोरता जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, वो हमसे यहाँ पर दूर कर सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो अशुद्धि है, लाइम का फॉर्मूला CH का होल ट्वाइस। यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे यहाँ पे तो 2CaCO3 बन जाता है और पानी बनता है। इस तरह से हमारा बनेगा यहाँ। फिर इसी में हमारा आ जाता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर लेंगे तो ये भी हमारा आज की अस्थायी कठोरता में है। ये भी चूना के साथ लिख के मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। तो ये एक पहली विधि हो गई। दूसरी विधि जो सोडा लाइम विधि, आज इसका वीडियो भी देखेंगे और भी हम आपको बताते हैं सोडा लाइम विधि में क्या होता है। एक्चुअली हम लोग जो लाइम का प्रयोग करते हैं, लाइम हर प्रकार की इम्प्योरिटी दूर कर देता है। अभी आप कहेंगे सर ये कैसे? क्योंकि लाइम को अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो CaCO3 बनेगा, पानी बन जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने में वो दो भाग प्रयोग होता है। इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये रिएक्शन का, ये आप समझ लीजिए। इसमें ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब लाइम के साथ रिएक्शन करता है तो क्योंकि यहाँ भी कैल्शियम है, ये भी कैल्शियम है, एक कैल्शियम तो यही CaCO3 बनाएगा और एक लाइन वाला कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़ के CaCO3 बनाएगा, तो ये 2CaCO3 हुआ। लेकिन मैग्नीशियम एक CO3 के रूप में निकलेगा और इधर एक CaCO3 के साथ जुड़ेगा तो CaCO3 बनाएगा। तो CaCO3, MgCO3 और H2O ये पूरा बनेंगे। लेकिन ये अच्छा जो सर। MgCO3 होता है बेटा, है ना, हाँ। MgCO3 जो होता है ये हमारा अभी विलेय है, अभी भी इम्प्योरिटी के रूप में होता है। इसलिए जो है इसको हमें हटाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा फिर से चूने का पानी का प्रयोग करते हैं। फिर से रिएक्शन चूने के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और CaCO3 अलग हो जाता है। अगर इन दोनों मैग्नीशियम वाले रिएक्शन को अगर आप जोड़ेंगे ना तो MgCO3 इधर कैंसिल,
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस 2CaOH का होल ट्वाइस एरो 2CaCO3 बन जाएगा, है ना, प्लस 2CaCO3 प्लस MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट है। ये जो एरो का निशान है ये बताता है, ये बता रहा है कि हाँ ठीक है भाई, हम जो है इसमें ये प्रेसिपिटेट को निशान है, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप का निशान है। तो इस तरह से हम MgOH का होल ट्वाइस CaCO3 बनाते हैं। थैंक यू सर। सालनी क्या है बेटा, अपना माइक म्यूट रखिए। आपके यहाँ सिलबट्टा लग रहा है, चटनी उटनी बन रही है। नहीं सर, हमारे घर पे कोई नहीं, हम अकेले हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। वो आपके यहाँ से आवाज क्यों आ रही है उधर पीछे? ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट बना वो नीचे की ओर है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया इस तरह से। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एरो नीचे की ओर है उन्हें प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेप, वो नीचे बैठ जाता है। तो लाइम अगर देखिए तो अगर आप चाहें तो लाइम की रिएक्शन CaCl2 के साथ भी कराएंगे तो भी रिएक्शन कर लेगा। अगर आप रिएक्शन करते हैं तो क्या हो सकता है, कौन बता सकता है भाई? सर क्या? मान लीजिए अगर आप हम आपको रिएक्शन लिख रहे हैं, हमने क्या किया, एक रिएक्शन ले लिया यहाँ पर, हमने ले लिया बेटा, तो चलिए कैल्शियम क्लोराइड, बहुत मोटा हो गया भाई ये, पतला लेना पड़ेगा। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए CaCl2, अब इसका अगर आप लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सर रुक जाइए, इसके लिए तो पेन कॉपी लेने पड़ेंगे। अभी बता रहा हूँ सर, रुक जाइए। हाँ दूसरा रिएक्शन हमने लिखा है, देखिए बहुत धीमे धीमे हम लोग करेंगे सीखते हुए। MgCl2 प्लस लाइम अगेन लिया गया। सबको दिख रहा है बेटा? सालनी दिख रहा है ना बेटा? हाँ सर, दिख रहा है। और किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसीलिए मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ। देखिए CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन कराया, ऊपर वाले में क्या रिएक्शन होगा, कोई बता सकता है क्या? सर रुक जाइए, अभी मत बताना सर। CaOH का Ca, इन चारों रिएक्शन में कल लाइम हम लोग ले रहे हैं, लाइम। ये डैश डैश हमने लिख दिया है, डैश डैश का मतलब आप समझ जाइए कि लाइम का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें बेटा, अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, तो जो पहला रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं देगा। यानी कैल्शियम का कोई भी साल्ट लाइम परमानेंट जो होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे, ये आप जो देख रहे हैं ये चारों, एक ये, बल्कि ये सब हमारे परमानेंट है, परमानेंट इम्प्योरिटीज हैं, यानी स्थायी कठोरताएं हैं। इनको अगर हम लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन हमारी नहीं होगी। नॉट तो पॉसिबल सर। कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम यानी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा। क्या होगा उस केस में? तो क्या बनेगा बेटा उस केस में? बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड OH MgOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस। ये आप रिएक्शन उसमें और जोड़ दीजिएगा, किताब के अलावा हमारी तरफ से आप लिख लीजिएगा। उसमें किताब में जो रिएक्शन दी हुई है उसके अलावा आप लाइम सोडा में 2 रिएक्शन हम जो बता रहे हैं ये बढ़ा लीजिएगा, यानी ओके एक सर। मैग्नीशियम सल्फेट वाली और एक ये वाली। ऐसे यहाँ भी जब रिएक्शन कराओगे ना बेटा, तो यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगेन बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4 जी।
बताइए कोई समस्या इसमें? नो समस्या सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइम और सोडा हम लोग यूज करते हैं, चूना जो प्रयोग करते हैं, चूना जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि भैया वो लाइम जो है कैल्शियम के किसी भी साल्ट को, परमानेंट जो होते हैं स्थायी कठोरता को दूर नहीं कर पाता। लेकिन मैग्नीशियम हो या इसके अलावा कोई और भी आ जाए, मैग्नीशियम के अलावा कोई भी और आ जाए, जैसे एल्युमिनियम भी आ जाए, आयरन भी आ जाए, तो उसको भी रिमूव कर सकता है बेटा। अगर आप एल्युमिनियम ले लो, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट होता है। मान लीजिए हम एक रिएक्शन और बढ़ा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन देने पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, लेकिन आप समझने के लिए हम एक दो और बढ़ा दे रहे हैं। एल्युमिनियम सल्फेट हमने लिया, उसको चूने से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम तो है नहीं, ये रिएक्शन फिर कर लेगा। तो यहाँ पर AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड। क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप आता है। अगर जिन लोगों ने इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल किया होगा तो उनके यहाँ कराया गया होगा ये। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है सर ये। हाँ हाँ। और फिर देखिए यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। बैलेंस नहीं किया हमने, लेकिन यह बन तो वही रहा है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है कि नहीं, बताओ भाई? ठीक है सर बिल्कुल। अब ये जो तीनों चीजें आप देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे प्रेसिपिटेट है। और ये इनका निशान ऐसे बनाते हैं, नीचे की ओर एरो बना के दिखाते हैं, क्योंकि ये नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज नोटिस किया आपने, सभी ने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि हमारा जो है, अगर हम नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट निकल रहा है, हर एक रिएक्शन में निकल रहा है कि नहीं, बताइए? यस सर। अगर चूना रिएक्शन भी कर रहा है स्थायी कठोरता के गुलित लवणों के साथ, तो बदले में वो साथ में कैल्शियम की इम्प्योरिटी को बढ़ा रहा है। दानी तरफ देखिए, कैल्शियम क्लोराइड के रूप में हो चाहे कैल्शियम सल्फेट रूप में हो, जिससे भी रिएक्शन करेगा, चाहे वो एल्यूमिनियम से वाला सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, दाहिनी तरफ देख रहे होंगे आप कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, बेसिकली ये सब क्या है, स्थायी कठोरताएं हैं, और ये निकल के बाहर आ रही। तो ये सारी स्थायी कठोरताएं हैं कि नहीं, बताओ बेटा? ये स्थायी कठोरता ये जनरेट कर रही है। अब तो चूना यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, उस केस में फिर क्या होगा? उस केस को रिमूव करने के लिए हमारे पास, तो ये सबको ये समझ में आ गया इतनी चीजें कि यस लाइम सर। जो है किन किन के साथ रिएक्शन करेगा, और बदले में क्या ये पैदा कर रहा है, साथ में कठोरता ये भी बढ़ा रहा है, थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहा है। प्रेसिपिटेट तो कर रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में कैल्शियम साल्ट बढ़ रहे हैं। कैल्शियम साल्ट बढ़ाने के लिए हम लोग अब जो है हम लोग फिर क्या करते हैं, सोडे का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब जो कैल्शियम साल्ट बने थे ढेर सारे, कैल्शियम क्लोराइड ही तो बना था बेटा, और कैल्शियम सल्फेट बना था। बेसिकली यही तो बनेंगे, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, यही सब बनता है। तो लाइम यहाँ पर इसको रिमूव नहीं कर पाया था, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सोडा। सोडे का फार्मूला अगर हम देखेंगे तो Na2CO3 होता है। यहाँ भी यही चीज होगी, सोडियम कार्बोनेट। अब आप देख सकते हैं कि जब कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना, प्लस क्या बन गया साथ में, Na और Cl बचा। ये Cl और ये Na आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा 2NaCl। बैलेंस अगर इक्वेशन होगी तो 2NaCl। इसका मतलब जो है, जो लाइन नहीं रिमूव कर पाया था, यहाँ पर सोडा उसको रिमूव कर रहा है। इस केस में भी अगर आप देखोगे ना, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CaSO4 प्लस आप लेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4।
कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी ये कैसे लिख लेते हैं, रिएक्शन इनको याद है क्या? अरे बेटा इसमें क्या है, ये क्लोरीन निगेटिव होता है, आप दिखाते हैं देखिए Cl की वैलेंसी होती है -1 यानी 1 होती है, लेकिन सर हम लोग वैलेंसी पे डिपेंड रहती है सर इक्वेशंस, और कुछ नहीं है। हाँ वही दिखा रहे हैं, देखो जरा Na+1 है, जो हमने फार्मूला बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला शुरुआत में बना दिया था। NaCl हो गया, बन गया। इसी तरह CaCO3 में CO3 -2 कैल्शियम +2, दो कट गए CaCO3 बन गया। कठिन है सरल है। एक और एग्जांपल हमने बताया था Na और SO4 अगर लोगे आप तो सल्फेट आयन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, लेकिन सोडियम की 1। तो फार्मूला करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा Na2SO। Na2SO4। हाँ तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो हमारा परमानेंट जो कठोरता होती है उसमें लाइन ने तो सबको रिमूव कर दिया, लेकिन एक दुविधा ये होती है कि वो कैल्शियम के साल्ट जनरेट कर देता है। तो कैल्शियम के साल्ट को रिमूव करने के लिए सोडा जरूरी है, इसलिए सोडे का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर ये जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है ये तो प्रेसिपिटेट है नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम सल्फेट तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन ये जो दोनों बच गए हैं ये प्रेसिपिटेट तो है नहीं। तो इनको क्या करें, तो सोडियम बेटा जो एल्कली साल्ट होते हैं ये इम्प्योरिटी में नहीं माने जाते हैं, नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि ये विद्युत के बहुत अच्छे होते हैं, यानी आयन में टूट जाते हैं, तो इनका ये इम्प्योरिटी के रूप में नहीं होते हैं। और आपको बता दें अभी हम लोग जल पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कि क्लोरीन अगर हमारा एक लिमिट तक कितना भी ppm आ जाए, लगभग 600 ppm तक, तो हम वो सब हमारा पीने योग्य होता है। हाँ ये है कि सोडियम की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी इम्प्योरिटी अगर है तो कितने, अब हम सोचेंगे कि बहुत ज्यादा कहीं हार्ड वाटर है, बहुत भयंकर हार्ड वाटर 1000 ppm है, तो वहाँ सोडियम अगर हम प्योर भी करेंगे वाटर को तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अलग कर सकते हैं बड़ी आसानी विधि से, इसको हम आगे देखेंगे भी। तो ये चीजें थी, आपको समझ में आ गई होंगी ये। अब हम एक बार फिर से इसी में आते हैं बुक्स में। तो वो जो रिएक्शन हमने आपको जो बताया था, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए लाइन के 2 यूनिट यूज होते हैं, तो 2 यूनिट इसको याद रखिएगा, ये आगे फार्मूले में काम आएगा। जबकि स्थायी कठोरता को जो भी बच जाती हैं उन सबको रिमूव करता है कौन, कैल्शियम क्लोराइड, ये सोडियम कार्बोनेट, देखिए सबको रिमूव कर दे रहा है। सोडा लाइम कितने ही रिएक्शन है आप लोग इसको याद करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, तो सोडा लाइम की 2 विधियां हैं बेटा। हम लोग वैसे सोडा लाइम का मुख्य रिएक्शन यही है हमारा। सोडा लाइम हमारा जियोलाइट से कहीं अच्छा है, क्यों? उसका कारण क्या है ना कि जियोलाइट में हमारा जो है अगर पानी बहुत गर्म होगा, गर्म पानी को अगर हम सोचेंगे कि गर्म पानी को हम प्योर कर दें तो गर्म पानी नहीं प्योर हो पाएगा, बल्कि वो जियोलाइट की जो बेड होती हैं ग्रेन्यूल्स उनको नष्ट कर सकता है। इसी तरह पानी में अगर अम्ल है, क्षार है, यानी घुला हुआ, मान लीजिए पानी अम्लीय है, क्षारीय है, तो जियोलाइट इसको रिमूव नहीं कर पाता है। वहीं अगर हम सोडा लाइम ले लें तो अगर अम्लीय विलयन है चाहे क्षारीय विलयन है, उससे सोडा लाइम जो है उसको रिमूव कर देगा, है ना। बोलिए कोई समस्या इसमें? सोडा सर लाइम इसमें एक सर जी बताइए। सर इसमें एक वर्ड लिखा है पीडीएफ में कोंगुलेंट, इसका क्या मतलब होता है? कोएगुलेंट्स होता है, कोएगुलेंट्स मतलब होता है बेटा जो हमें जो अवक्षेप में ले आए, जैसे जैसे कि तलछटी कर, जैसे मान लो कि पानी में गंदगी है, हाँ, अब हमने क्या किया, फिटकरी डाल दिया। फिटकरी क्या होता है, एक साल्ट है, लवण ही तो होता है। यस सर। जब जैसे ही उसको हम फिटकरी को डालेंगे तो जो भी उसमें इम्प्योरिटीज वो नीचे बैठ जाती हैं, तो जो नीचे बैठ गई वो हमारा कहलाता है प्रेसिपिटेट, और जिसने इसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया वो कहलाता है कोएगुलेंट्स, और ये थैंक यू विधि सर। कहलाती है कोएगुलेशन। ओके सर। देखिए अंग्रेजी इसमें है, कोएगुलेंट का मतलब हो गया एडजेक्टिव, अब कोएगुलेशन क्या हो गया, विशेषता, ये भी बता रहा है नाउन की विशेषता, है ना।
नहीं समझे? समझ तो गए सर। तो वह हाँ कोएगुलेंट्स का मतलब अवक्षेपण करने वाले हैं। तो अगर हम देखें ठंडी लाइम, यहाँ पर हम लोग फिर से देख सकते हैं, यहाँ ठंडी लाइम सोडा विधि में कठोर जल में सोडा तथा लाइम की गणित मात्राएं कमरे के तापमान पर मिलाते हैं। गणित मतलब कैलकुलेटेड। बनने पर अवक्षेप के अत्यंत महीन होने के कारण शीघ्र अवक्षेपित नहीं होते हैं। क्योंकि शीघ्र अवक्षेपित नहीं होते हैं क्योंकि भैया कुछ अवक्षेप ऐसे होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, रुई ऐसे होंगे, बनेगा तो बैठेगा ही नहीं। तो उसको बैठालने के लिए क्या करते हैं, फिटकरी या सोडियम एल्यूमिनेट मिला देंगे, तो जो भी हमारा अवक्षेपण होगा वो तुरंत नीचे बैठ जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के गोले के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो जिसने उसको अवक्षेपित किया वो कहलाता है स्कंदनकर्ता या कोएगुलेंट्स कहलाते हैं। ये बस याद रखने की जरूरत है। ठंडी लाइम सोडा विधि में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा मानक नहीं रखते हैं, लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गर्म लाइम सोडा में हम 80 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ठीक है ना बेटा? अब देखिए सोडा लाइम के भाग इसके देखिए कितने अच्छे लाभ हैं। इसमें खर्चा कम आता है, जल की पीएच मान बढ़ जाती है, जल की कठोरता दूर होने के साथ साथ खनिज मात्रा भी घट जाती है, लोहा मैग्नीज भी हमारे से अलग हो जाते हैं, उपचारित जल की जो क्षारीय गुण है वो भी हमारी खत्म हो जाती है। हानियां क्या है कि इसमें और जो अविलेय पदार्थ होते हैं उनको हम कहीं न कहीं बाहर निकाल के फेंकते हैं, जिन्हें स्लज बोलते हैं। अवशिष्ट पदार्थ को स्लज बोलते हैं, स्लज। सबसे बड़ा फायदा ये इससे ये भी थोड़ा नुकसान है कि इसमें जल की कठोरता केवल 15 ppm तक ही दूर की जा सकती है, जो बॉयलरों के लिए उपयुक्त नहीं है। बॉयलर हमारे इंजन में यूज करने वाले जो हमारे कूलेंट होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। उसमें गर्म पानी भाप जब प्रवाहित करते हैं, अगर उसमें हार्ड जल होता है तो जो ये जो लवण होते हैं वो जाके चिपक जाते हैं। चिपक जाने के कारण उसमें जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, स्केल बना लेते हैं। इसको आगे और भी देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो आज में तो बहुत से लोग नहीं आए हैं भाई, बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। सर पर डे कर दीजिए वही टाइमिंग। ठीक है, ठीक। ओके सर। देखिए वाटर सॉफ्टनिंग में हमारा जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें यूज होती हैं। हार्डनेस बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि आज आपका टाइम बहुत अब देखो बेटा लाइम सोडा प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं, रासायनिक रूप से जो हमारे खनिज लवण घुले होते हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं लाइम और सोडा यूज करके। उन्हें हम सेटलिंग और फिल्ट्रेशन करके अलग करते हैं। ऐसे नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो हमारा टैंक वहीं से जम जाएगा, स्केल फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन होता है। देखिए परमानेंट हार्डनेस में जब मैग्नीशियम आयन इससे जुड़ेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बन करके प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है, जबकि कैल्शियम आयन हमारा फिर से सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ करके कैल्शियम कार्बोनेट रूप में अलग होता है। तो अगर देखा जाए तो जुगलबंदी है लाइम और सोडा की। लाइम तो मैग्नीशियम को हटा देगा, लेकिन चूंकि कैल्शियम जनरेट करता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड वगैरह भी हमने आपको रिएक्शन लिखा था, तो उसको दूर करता है कौन, सोडा। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है बहुत फाइन प्रेसिपिटेट्स होते हैं, तो ये स्लज बना सकते हैं। स्लज अभी हम बताएंगे स्लज क्या होते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो स्मॉल अमाउंट में हम इसमें चूंकि स्लज को हटाने पाए अच्छी तरह से, ये फाइन और डार्क बन जाए, इसके लिए कोएगुलेंट्स मिलाते हैं। स्कंदन करता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, यानी अवक्षेपण के लिए जिम्मेदार। तो फिटकरी मिलाते हैं, फिटकरी जैसे ही मिलाएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इनड्राइव होकर नीचे बैठ जाता है। ये देखिए कोएगुलेशन प्रोसेस का एक एग्जांपल है। यहाँ पर एलम है, फाइन पार्टिकल्स के साथ जब जैसे ही हमने कोएगुलेंट्स मिलाए, ये लाल लाल पार्टिकल्स
कोएगुलेंट्स फाइन पार्टिकल से जोड़ करके एलम हमारा नीला नीला है, जैसे ही मिलेगा उसको एक बड़े प्रेसिपिटेट के रूप में जो गोले दिख रहे हैं आपको नीचे आके बैठ जाते हैं। तो इस कंदन गर्दा का मेन काम है अवक्षेपण करना। तो इसके लिए हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनाइट NaLO2 या फिटकरी ऐसे ही मतलब चीजों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फाइन प्रेसिपिटेट को रिमूव करना जरूरी होता है ताकि पानी और पीने लायक बने। फिर इसके बाद हम फिल्ट्रेशन के द्वारा फिर हम पानी को जब फिल्टर कर लेते हैं तब पीने योग्य होता है, क्योंकि नीचे बैठ जाता है, जब तक नीचे बैठ न जाए तब तक। इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है। देखिए कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का एग्जांपल है, ये निगेटिव चार्ज है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है। जैसे ही हम कोएगुलेंट्स मिलाते हैं तो जो निगेटिव चार्ज अब कहाँ से आए, जो लगभग घुले हैं आयंस, निगेटिव आयंस, वो कोएगुलेंट्स के पॉजिटिव आयन जैसे एल्युमिनियम है एलम में, तो एल्युमिनियम के साथ जुड़ करके न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे सल्फेट था तो एलम के साथ मिलके न्यूट्रल हो गया। अभी आप कोएगुलेंट्स में NaLO2 मिलाएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो Al2SO4 का होल थ्राइस एक कोएगुलेंट्स है। हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो उसके साथ जुड़ करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म हो गया है ना। इसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन एंड इंट्रैप्स द फाइन प्रेसिपिटेट्स एंड बिकम्स हैवी। ये जो है कोएगुलेंट्स के साथ मिलकर के बहुत भारी होकर नीचे बैठ जाता है। फ्लोकुलेंट्स जो होते हैं वास्तव में हमारे फाइन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये कोएगुलेशन का एक देखिए है, कोएगुलेंट्स हमने ऐड किया इम्प्योरिटीज में, जैसे ही इम्प्योरिटीज में ऐड किया तो उनके साथ चिपक गए, जुड़ गए, ट्रैप हो गए। इम्प्योरिटीज को ट्रैप किया और नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। इसे हम सेटलिंग भी बोल सकते हैं, है ना। लाइम सोडा प्रोसेस दो तरह की होती है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम, यानी ठंडा और गर्म। कोल्ड को दो तरह से कर सकते हैं, ये बैच इंटर